भूपट्टी में उपस्थित तत्व एवं उनकी मात्रा। तो ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है भूपट्टी में, पृथ्वी के तल पे? तो 46.71%। कितना है? 46.71%, 46.71%। ऑक्सीजन कितना है? 46.71%। लोहा कितना है? 5.05, 5.05। पोटेशियम कितना है? 2.58, 2.58। तो भूपट्टी पर पोटेशियम कितना है? 2.58। और सिलिकॉन कितना है? 27.69। सिलिकॉन 27.69। कैल्शियम कितना है? 3.65। कैल्शियम 365, 3.65। और मैग्नीशियम कितना है? 2.08। मैग्नीशियम भूपट्टी पे मैग्नीशियम कितना है? 2.08, 2.08। एल्युमिनियम कितना है? 8.07। एल्युमिनियम कितना है? 8.07। और सोडियम कितना है? 2.75। सोडियम 2.75। सोडियम 2.75। लेकिन पोटेशियम कितना था? 2.58। पोटेशियम 2.58। अब है खनिज लवणों की मानव शरीर में भूमिका। तो खनिज लवणों की मानव शरीर में भूमिका, तो सबसे पहला है खनिज का नाम है लोहा। क्या नाम है? लोहा। तो लाल रक्त कणिका आरबीसी का निर्माण, मतलब आरबीसी का निर्माण करने में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब लोहा का। तो आरबीसी का निर्माण लोहा, आरबीसी का निर्माण में किसका भूमिका रहता है? तो लोहा का। तो लोहा, लाल रक्त कणिका और आरबीसी का निर्माण ये लोहा में होता है। ठीक है, तो लोहा की वजह से। तो ये बताए भी थे, तुम्हारे भी बुक में है, समझे ना? बताए थे ना कि जैसे मतलब अगर लोहा की कमी हो जाता है तो और रक्तता की मतलब एनीमिया बीमारी होता है, याद आया है? और रक्तता होता है, कौन सी बीमारी होता है? और रक्तता। तो लोहा की कमी होता है, तो आ गया होगा याद। अब हड्डियों एवं दांतों का निर्माण में तो कौन सा तत्व का भूमिका रहता है? कैल्शियम का। तो हड्डी एवं दांतों का निर्माण कैल्शियम, कैल्शियम का। और लाल रक्त कणिका का निर्माण लोहा। और थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण आयोडीन। थायराइड ग्रंथि का निर्माण आयोडीन। थायराइड ग्रंथि का निर्माण आयोडीन का भूमिका रहता है। जीव द्रव्य एवं हड्डी का निर्माण, जीव द्रव्य एवं हड्डी का निर्माण फास्फोरस। तो जीव द्रव्य एवं हड्डी के निर्माण फास्फोरस। पाचन देखो सोडियम कहाँ का उपयोग किया जाता है? सोडियम के लिए जैसे पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करना। तो उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करना और पाचन, तो किसका भागीदारी होता है? सोडियम का। किसका? सोडियम का। अब है मैग्नीशियम। तो मांसपेशी के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य विधि में सहायता करना। तो मांसपेशी के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र में की कार्य विधि में सहायता करना, ये मैग्नीशियम। ठीक है। अब पोटेशियम है, तो कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। तो कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा? तो पोटेशियम के द्वारा। किसके द्वारा? पोटेशियम के द्वारा। तो फिर से सुनो, तो पोटेशियम के द्वारा कोशिकीय संवहन एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। और मैग्नीशियम से मांसपेशी के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्य विधि में सहायता करना। और सोडियम की वजह से मतलब पाचन, उत्सर्जन एवं तंत्रिका तंत्र के कार्यों में सहायता करना। और फास्फोरस की तो जीव द्रव्य और हड्डी के निर्माण। आयोडीन तो थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण। कैल्शियम तो हड्डी एवं दांतों का निर्माण। लोहा तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। क्लियर? अब जो है आगे है रेडियो सक्रिय समस्थानिक और उनकी उपयोगिता। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय और समस्थानिक और उनकी उपयोगिता। तो कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं इसका, ये चीज जानना है। ठीक है, तो पहला है सोडियम 24। पहला क्या है? सोडियम 24। तो रुधिर संचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में। तो सोडियम 24 का उपयोग कहाँ करते हैं? रुधिर संचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में। उसके बाद है P32, तो फास्फोरस 32 रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग और कैंसर, ल्यूकीमिया आदि का उपचार में। तो ल्यूकीमिया के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? P32 का। ल्यूकीमिया का P32 का। कैंसर के उपचार में P32 का। और रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग, ये P32 का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, फास्फोरस 32 का। अब है अजीवी कार्बन वस्तु की आयु निर्धारण करने में किसका उपयोग करते हैं? तो C14 का। किसका? C14 का, कार्बन 14 का। और प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में, तो प्रकाश संश्लेषण में किसका? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किसका उपयोग करते हैं? तो C14 का। किसका? कार्बन 14 का। उसके बाद है लोहा 59। लोहा 59 में क्या करते हैं? और रक्तता रोग ज्ञात करने में। और रक्तता रोग ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? लोहा का उपयोग करते थे। लोहा 59 का। किसका? और रक्तता रोग ज्ञात करने में लोहा 59 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? लोहा 59 का। लेकिन कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करते थे? कैंसर के उपचार में करते हैं कोबाल्ट 60 का। किसका? कोबाल्ट 60 का। कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? कोबाल्ट 60 का।
किसका करते हैं? कोबाल्ट 60 का। लेकिन कैंसर के लिए मतलब उपयोगी क्या है? तो P32 है, मतलब फास्फोरस 32 भी है और कोबाल्ट 60 भी है, ध्यान में रखना है। थायराइड ग्रंथि का विकार, थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में तो किसका उपयोग करते हैं? तो आयोडीन 131 का। किसका? आयोडीन 131 का। थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने में किसका उपयोग करते हैं? ये आयोडीन 131 का। थायराइड कैंसर का उपचार करने में आयोडीन 131 का। ब्रेन ट्यूमर ज्ञात करने में तो मतलब आयोडीन 131 का। और ये वाला तुम्हारे बुक में भी था, गोइटर बीमारी, याद आया? गोइटर जो पढ़ाए थे, समझे ना? तो गोइटर जो होता है किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। गोइटर जो बीमारी होता है किसके वजह से होता है? आयोडीन की कमी से। और रक्तता जो होता है किसके कमी से? लोहा की कमी से। ठीक है, तो कैंसर के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? तो कोबाल्ट 60 का। लेकिन और रक्तता रोग ज्ञात करने के लिए हम लोहा 59 का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? लोहा 59 का। लेकिन रुधिर संचरण तंत्र का विकार ज्ञात करने में सोडियम 24 का। रुधिर की खराबी से उत्पन्न रोग का फास्फोरस 32 का। ल्यूकीमिया का उपचार में, ल्यूकीमिया के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस 32 का। ठीक है, तो ल्यूकीमिया के उपचार में किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस 32 का। अब है उत्प्रेरक और उनके उपयोग, समझ ना? उत्प्रेरक और उनका उपयोग। तो लोहा चूर्ण है, तो लोहा चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में। अमोनिया गैस की हेबर विधि बनाने में मतलब जो है ना लोह चूर्ण का मतलब उत्प्रेरक के रूप में लोह चूर्ण ले लेते हैं। ठीक है, अब है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लेटिनम चूर्ण का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में 2 गो लेते हैं, या तो प्लेटिनम चूर्ण या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। किसका किसका? या तो प्लेटिनम चूर्ण का या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। क्या चीज में? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। अब लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं। किसका लेते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, और वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका उपयोग लेते हैं? निकेल का। किसका? निकेल का। तो वनस्पति तेल से घी बनाने में किसका उपयोग करते हैं? निकेल का, समझे ना? अब एल्कोहल से ईथर बनाने में तो गर्म एल्यूमिना का। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का। और मतलब जो ना वनस्पति तेल से घी बनाने में निकेल का। वनस्पति तेल से घी बनाने में निकेल का। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को संपर्क विधि में हम 2 गो लेते थे, प्लेटिनम चूर्ण और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसका लेते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। एल्कोहल से ईथर बनाने में किसका? गर्म एल्यूमिना का। किसका? गर्म एल्यूमिना का। अब है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किसका उपयोग करते हैं? क्यूपरिक क्लोराइड का। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में किसका उपयोग करते हैं? क्यूपरिक क्लोराइड का। किसका? क्यूपरिक क्लोराइड का। आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड, आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में अपघटित करने में कौन सा मतलब सहायक होता है? तो पेप्सिन एंजाइम। कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम, समझे ना? आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने वाला का नाम क्या? इरिप्सिन। तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता कौन है? इरिप्सिन। लेकिन मतलब प्रोटीन को पेप्टाइड्स में कौन बदलता था? पेप्सिन, समझे ना? अब ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है ना वो था मतलब आंत में, समझे ना? तो इरिप्सिन आंत में करता प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, समझे ना? और पेप्सिन जो है ना ये आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है, समझे ना? अब ये जो उसके बाद है ट्रिप्सिन, ये पेनक्रियाज में बात है, समझे ना? तो ये पेनक्रियाज में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो पेनक्रियाज में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में कौन परिवर्तन करता है? फाइलिम एंजाइम। क्या नाम उसका? फाइलिम एंजाइम। क्या नाम उसका? फाइलिम एंजाइम।